नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। भारत और इजरायल का रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से और मजबूत हुआ है। भारत और इजरायल के बीच 7 समझौते हुए। इसके साथ ही मोदी ने उस मोशे से भी मुलाकात की जो मुंबई पर आतंकवादी हमले के वक्त सिर्फ 2 साल का था और इस हमले में उसके माता पिता दोनों मारे गए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री का ये एक ऐतिहासिक दौरा है। 70 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री भारत का इजरायल गया है और मोशे से मुलाकात की। वो मोशे जो कि गवाह है कि आतंकी घटनाएं किस तरीके से इस दोनों देशों को प्रभावित करती हैं। 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने शबद हाउस में खुला खूनी का खेल खेला था। उस हमले में सिर्फ 1.5 साल का बच्चा मोशे बच पाया था। मोशे अब करीब 11 साल का हो चुका है। इजरायल दौरे पर गए पीएम मोदी ने आज मोशे से मुलाकात की। करीब 9 साल पहले मुंबई की खौफनाक यादों के साथ इजराइल पहुंचा नन्हा मोशे तब सिर्फ 1.5 बरस का था। आज 11 साल के मोशे को कुछ याद नहीं कि 26 नवंबर 2008 को क्या हुआ था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उससे मुलाकात करने आए हैं। ये बात उसे एहसास दिला रही है कि उस दिन जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका वो जिंदा प्रतीक बन गया है। 11 बरस के इस मासूम के कंधे पर पीएम मोदी ने हाथ रखकर बातचीत शुरू की तो मोशे ने भी बराबरी से जवाब दिए। So, would you like to come and stay in India and Mumbai? You are most welcome. You and your all family members, they will get a long-term visa from my government. So anytime you can come, anywhere you can go. मोशे से मिलने का पीएम का कार्यक्रम पहले से तय था। मोशे का पूरा परिवार बेसब्री से पीएम मोदी से मुलाकात का इंतजार कर रहा था। साथ में सैंड्रा भी थी, मोशे की आया, जिसकी वजह से वो आज जिंदा है। सैंड्रा आज भी मोशे की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखती है। पीएम मोदी ने सैंड्रा से भी बातचीत की। आप कहाँ पीछे चली जाती हो? एक तरफ नवंबर 2008 का मोशे है, दूसरी तरफ आज का मोशे। मुमकिन है कि उसके परिवार ने उसे मुंबई की उस खौफनाक रात के बारे में कुछ बताया हो, लेकिन यह बात शायद वो कभी नहीं समझ पाएगा कि एक दूसरे देश में किसी तीसरे देश से आए लोगों ने उसके माँ बाप की जान क्यों ले ली। ये कैसा मिशन था। इन 9 सालों में दुनिया काफी बदल गई है, लेकिन मोशे और उसके जैसे हजारों लोगों के गुनहगार अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद यही है कि 70 सालों बाद भारत और इजराइल की खुल्लम खुल्ला दोस्ती इंसानियत के दुश्मनों के ताबूत में कील जरूर ठोकेगी। तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। क्या बातचीत हुई मोशे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में? एक छोटी सी गुफ्तगू, आइए देखते हैं। In house of goodness. Dear Mr. Modi, I love you and your people in India. So, would you like to come and stay in India and Mumbai? You are most welcome. You and your all family members, they will get a long-term visa from my government. So anytime you can come, anywhere you can go. Thank you. Thank you. इजरायल में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रंग ला रहा है। दोनों देशों के बीच जल, जमीन और आसमान को लेकर 7 समझौते हुए हैं। इजरायल के लिए जो पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी दोस्ती स्वर्ग में बनी। यरूशलेम से भारत और इजरायल की नई दोस्ती की एक और मिसाल इन तस्वीरों से बयां हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की गलबहियां ये बताने के लिए काफी हैं कि 2 ताकतवर मुल्कों ने साथ चलने का अटूट फैसला कर लिया है। भारत और इजरायल के गठजोड़ को 7 अहम समझौतों के बंधन से और मजबूत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी दोस्ती की नई परिभाषा पेश की। दोस्ती को स्वर्ग में बना हुआ बताया और विकास के रास्ते में दोनों ने अपने विचारों को एक बताया। This visit is an occasion to rejuvenate the bonds of our friendship, to compose a new chapter in our ties, and to jointly venture toward new horizons of engagement. India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation
It's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. अब हम आपको ये भी बता दें कि भारत और इजराइल के बीच 7 अहम समझौतों की रूपरेखा क्या है। इसरो और इजरायली स्पेस एजेंसी में समझौता, विमान और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। जल संरक्षण में दोनों देशों के बीच करार हुआ है। गंगा सफाई अभियान में भी इजराइल भारत की मदद करेगा। आधुनिक कृषि तकनीक को लेकर दोनों देशों में करार हुआ है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जी हां, भारत और इजराइल के बीच जल, जमीन और आसमान के क्षेत्र तक में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों मुल्क साथ चलकर मजबूती से इसका खात्मा करने को तैयार हैं। यरूशलेम से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। कॉमन एनिमी होने की बात तो कई देश भारत के साथ कर चुके हैं, लेकिन दोस्ती अंत तक निभाने की बात शायद इजराइल कर सकता है। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां एक और हिंसा की आग फैली हुई है, तो दूसरी ओर ममता और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी में वाकयुद्ध चल रहा है। मामले को शांत करने के लिए खुद राजनाथ सिंह को दोनों से बात करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा इस वक्त सांप्रदायिक हिंसा की लपटों से लाल है, तो वहीं सियासत भी सुर्ख लाल हो रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की जंग में अब केंद्र को दखल के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले ममता ने आरोप लगाया कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने उनके साथ एक लोकल बीजेपी नेता की तरह व्यवहार किया। जवाब में केसरीनाथ ने कहा कि वो ममता के रवैये और भाषा से आहत हैं। बाद में केसरीनाथ ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजनाथ ने ममता और केसरीनाथ दोनों से फोन पर बात की और दोनों को उच्च पद की गरिमा का ध्यान रखने की नसीहत दी। केसरी साहब को जो जानते हैं उनको मालूम है कि वो ऐसी बात करते भी नहीं है और शाम को बाकायदा फॉर्मली राज्य एक बिल्कुल और अपना गवर्नर हाउस से शाम को एक फॉर्मल प्रेस रिलीज दिया गया है, जिसमें गवर्नर जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबटल किया है इस का। डेफिनेटली ममता जी के साथ जो बंगाल की सिचुएशन है, गवर्नर उसकी जायजा ले सकते हैं। पूरे मामले की शुरुआत फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर उत्तर 24 परगना के बसीरहाट जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद हुई। इसी को लेकर राज्यपाल ने ममता को फोन किया, जिसके बाद दीदी केसरीनाथ त्रिपाठी पर धमकी का आरोप लगा रही हैं। समुदाय विशेष के लिए एक नाबालिग लड़के की फेसबुक टिप्पणी जंगल में आग की तरफ फैली। गुस्साए लोगों ने पहले तो उसके घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी, उसके बाद पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया। बसीरहाट, स्वरूपनगर, भदुरिया और देगंगा में बीएसएफ की 4 कंपनियां तैनात हैं। अफवाह की आग तो आज या कल तक बुझ जाएगी, लेकिन ममता और राज्यपाल के बीच तनातनी आखिर कब खत्म होगी पता नहीं। औलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल से चलते हैं सटे हुए बिहार की ओर। नीतीश से बढ़ती दूरी की खबरों के बीच लालू 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एक नए मोर्चे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस मोर्चे में मायावती हैं, अखिलेश हैं और ममता भी हैं। लालू ने कहा कि अगर यह मोर्चा बनता है तो बीजेपी का गेम ओवर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ऐसी तस्वीरों को देखकर लगता है कि विपरीत धुरी से होकर भी इनकी सियासी गाड़ी अच्छे से दौड़ रही है, लेकिन अंदर खाने की खबर कुछ और ही इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश में ऑल इज नॉट वेल है। अब सारी तैयारी 2019 लोकसभा चुनाव की चल रही है। कई राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि 2019 तक नीतीश एक बार फिर एनडीए खेमे में शामिल हो सकते हैं। आभास तो लालू को भी है, शायद तभी अभी से एक नए मोर्चे का सपना देख रहे हैं। मोदी को बेदखल करने के इस सपने के किरदारों का भी उन्होंने ऐलान किया, जिसमें नीतीश का नाम सुनाई नहीं दिया। तो सब लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग अपने रणनीति से काम कर रहे हैं, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश हो। लालू ने एक बार फिर मायावती और अखिलेश के गठबंधन की दुहाई दी।
माना जा रहा है कि लालू अभी से उस गठबंधन की कवायद में है जो बगैर नीतीश के भी एनडीए के मुकाबले में हो। लालू का भरोसा खासकर मायावती पर है। ताकत ये जानते हैं खूब अच्छी तरह से, और ये लोग इकट्ठा हो गया तो फिर इनका सपना 19 में रह जाएगा फिर दोबारा। 2019 तो अभी बात की बात है, लेकिन फिलहाल बिहार में जो सियासी संबंधों के समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो लालू नीतीश गठबंधन के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है। 2019 तक राज्य सरकार चलाने की व्यवस्था दुरुस्त रह पाए, अब तो शक इसी को लेकर है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। अब हम आपको लेके चलते हैं मुंबई, जहां एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी में विरोध की तलवारें खिंच गई हैं। उद्धव के सामने बीजेपी पार्षदों ने मोदी के नारे लगाने शुरू किए तो बदले में शिवसेना ने चोर चोर कहना शुरू किया। सवाल है कि आखिर इतनी तलखे होने के बाद भी दोनों हैं क्यों साथ? बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों को समझना आज की तारीख में शायद सबसे मुश्किल है। केंद्र सरकार में भी दोनों साथ हैं, महाराष्ट्र सरकार में भी दोनों की भागीदारी है, और तो और मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी दोनों साथ हैं। लेकिन ऐसा मौका भी नहीं छूटता जब बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ विरोध की तलवारें म्यान से निकाल लेते हैं। ताजा मंजर भी यही बता रहा है। बीएमसी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के सामने बीजेपी पार्षदों ने मोदी के नारे लगाने शुरू किए तो जवाब में शिवसेना कारपोरेटरों ने चोर है, घर घर चोर है की नारेबाजी शुरू कर दी। मंच पर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी मौजूद थे। विरोधी नारेबाजी के बाद जब उद्धव ठाकरे ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी के पार्षद कार्यक्रम से उठकर बाहर निकल गए। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके पार्षद मकरंद नरवेकर के साथ धक्का मुक्की की, जबकि शिवसेना का कहना है कि बीजेपी नेताओं ने सभा में बाला साहेब चोर हैं चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, मोदी पीएम अपने जो है पंतप्रधान, उनका भी योगदान है तो हमारे बाहर सबका भी योगदान है। उन्होंने चोर है चोर बोला तो हमने बोला घर घर चोर है, बीजेपी घर घर चोर है, और जैसा पत्थर है उसका उत्तर आया, हमने चालू नहीं किया। कार्यक्रम में बीएमसी को जीएसटी मुआवजे का चेक दिया गया, लेकिन चर्चा इस आयोजन से ज्यादा बीजेपी शिवसेना की मुखर होती तलखी की हो रही है। हैरानी भी होती है जब रिश्तों में इतनी कड़वाहट भर चुकी है तो इसे निभाने की फिर क्या मजबूरी है। मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों का विरोध अब मध्य प्रदेश से होता हुआ गुजरात पहुंच चुका है। अहमदाबाद में परेशान किसानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप सड़कों पर दूध की नदियां बहा दी गईं। किसानों के हंगामे से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। सवाल खड़ा यह है कि क्या इस आग को रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। हमीरपुर में 18 घंटों से जारी बारिश लोगों की अब जान ले रही है। नाले उफान पर हैं। ऐसे ही एक नाले को पार कर रही 2 कारें सवार सहित बह गईं। पुलिस ने रेस्क्यू कर कारों को तो निकाल लिया, लेकिन जो उसमें सवार थे उनकी तलाश अब तक जारी है। बताया जा रहा है कि कार में एक डॉक्टर और उसका साथी सवार था। डॉक्टर की पत्नी का रो रो कर हाल पे हाल। डॉक्टर साहब 2 लोग थे, क्या दंपति दोनों 2 लोग थे। डॉक्टर साहब थे। ये बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति बहुत खराब है और पिछली सरकारों में जो ये चेक डैम वगैरह बने हैं ये बहुत ही छोटे छोटे बने हैं। यहाँ पे पानी रुक नहीं पाता है और सीधे बहाव तेज हो जाता है।
रात के समय यहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ पता नहीं रहता कि किस टाइप की गहराई और क्या है, और ज़रा सी गहराई में ही लोग डूब जाते हैं। अभी आज रात में ही यहाँ पे 2 लोग डूब कर बह गए हैं। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है कहाँ गए हैं। देखिए, थाना बिवार स्थित पारलदार गांव में एक सुनार नाला था, वहाँ पे एक रपटा था। तो एक I-10 कार जो वहाँ से गुजर रही थी तो उस रपटे में बहकर नाले में चली गई है। और अभी गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन उसमें अंदर जो बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़ थी, वो रिकवर नहीं करी जा सकी हैं। लगातार बारिश हो रही है, रिकवर कार में दिक्कतें आ रही हैं। कप्तान साहब, DM साहब मौके पर मौजूद हैं। कानपुर से PSC मंगाई जा रही है और लोकल गोताखोर जो हैं भी वहाँ, चूँकि बताया जा रहा है अंदर कांटे हैं इसलिए कूदने से मना कर रहे हैं, इसलिए हमीरपुर से गोताखोरों की टीम वहाँ मौके पर जाकर बॉडी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्टर जो बताया जा रहा है, जिनको अभी भी तलाश चल रही है, उनकी पत्नी का हाल बेहाल हो चुका है। गाड़ी मिल गई है, लेकिन डॉक्टर उनके साथ जो कोई जा रहा था उनका कोई पता नहीं लग पाया। घनश्याम बोल रहा हूँ, घनश्याम।